नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बी के वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत का चैप्टर। ठीक है, जिसमें हमने 2 पार्ट बनाकर वीडियो अपलोड किए हुए हैं हमारे YouTube चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में। उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम इस प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत में आगे। ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे थोड़ा कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, संधारित्र के बारे में। देखिए, संधारित्र का नाम कैसे कैसे बोल सकते हैं हम। इसको कैपेसिटर भी बोलते हैं, इसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं। जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में आप उपयोग करते हैं, पंखे में आप उपयोग करते हैं, कंडेंसर होता है सफेद कलर का, गोल डिब्बी टाइप होता है, उसको बोलते हैं कंडेंसर। तो वो कैसे कार्य करता है, उसमें क्या होता है, ठीक है, वह कैसे कार्य करेगा, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, मान के चलिए ये हमारा कंडेंसर है। ठीक है, मैंने बताया था 2 पत्तियां होती है उसमें, बीच में उसमें क्या होता है, पराविद्युत कुछ अचालक भरा होता है। क्या भरा होता है पूरा इसमें, अचालक। यहाँ पर दोनों पत्तियां अचालक से उससे रहती है। ठीक है, और यहाँ पर मान के चलिए मैंने एक स्विच लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया और इसको मैंने डीसी स्रोत से संयोजित कर दिया। किससे कर दिया संयोजित, डीसी स्रोत माने, यानी कि यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी। ठीक है, डीसी बैटरी लगा दी, जिसका ये माइनस सिरा हो गया, ये प्लस सिरा हो गया। ठीक है, अब मान के चलिए ये कंडेंसर जो मैं मार्केट से लेके आया था उसमें मैंने डीसी प्रवाहित की। ठीक है, यहां से मैंने क्या प्रवाहित की, डीसी। जैसे ही मैंने स्विच को बंद कर दिया, यानी कि स्विच ऑन कर दिया, इस ऑन करने के बाद क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाएंगे, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, इस वाली प्लेट पे। ठीक है, ये हटा देता हूं ऊपर से। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, ये नीचे वाली जो प्लेट दिख रही है, मान के चलिए मैं इसको प्लेट ए नाम दे देता हूँ, इसको प्लेट बी नाम दे देता हूँ। ये 2 प्लेटें हैं। ठीक है, ये 2 इस प्रकार की प्लेटें हैं। तो यहाँ पर ये क्या, इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे तो ये ऋण आवेशित हो जाएगी। कौन सी, प्लेट ए ऋण आवेशित हो जाएगी। अब देखना, यहाँ पर ये चालू है, देखिए डीसी है। अब क्या होगा, इस जो प्लेट है, इससे इस परावैद्युत के कारण क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन खिसक कर कहाँ चले जाएंगे, प्लेट बी पर। इसमें से कहाँ चले जाएंगे, प्लेट बी पर। ये प्लेट बी पर जाने के बाद यहां से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वापस से कहां चले जाएंगे, बैटरी के उसी बैटरी में अंदर चले जाएंगे प्लस में। तो ये वाली जो प्लेट होगी मेरी धन आवेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी। अब देखिए, अब मान के चलिए इतनी इसका कार्य हो गया। यहां पर मैंने जैसे डीसी बैटरी से इसको जोड़ा, यहां पर स्विच ऑन किया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इस ए प्लेट में आ गए। ठीक है, इस ए प्लेट में कुछ जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, मान के चलिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बराबर ही इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर भी खिसक कर इस प्लेट पर चले जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है, यहाँ पर ये इतना कार्य हो गया। अब यहाँ अगर मान लो मैंने स्विच को यहाँ पे खोल दिया, ठीक है, यहाँ पर स्विच मैंने बंद कर दिया, तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए जो डीसी यहाँ पर प्रवाहित हुई थी उसमें क्या होगा, जो क्षणिक मान के लिए मेरे डीसी जो प्रवाहित की थी उसमें थोड़ी बहुत धारा आवेश यहाँ पर इकट्ठा हो गया। क्या हो गया, इसमें आवेश एकत्रित हो गया, क्योंकि धारिता, कैपेसिटर, धारिता क्या होती है, देखिए कैपेसिटर क्या होता है, जो अपने अंदर उष्मा को, सॉरी आवेश को एकत्रित करके रखता है। ठीक है, उसकी क्षमता को हम धारिता कहते हैं और उस युक्ति को हम कंडेंसर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर जैसे ही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पर क्या हुआ, एक क्षणिक मान के लिए यहां पर विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि विस्थापन विस्थापन विद्युत धारा जो क्षणिक मान के लिए होती है। क्या होती है, बिल्कुल क्षणिक मान के लिए यहाँ पर जो उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा विस्थापन विद्युत धारा या डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए यहाँ पर खोलने के बाद ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये कार्य जो संधारित्र होता है, ये हमारा कार्य किस प्रकार से करता है, देखिए, क्योंकि देखिए धारिता का मैंने बताया था आपको, धारिता की संधारित्र धारिता की क्या होती है, C इक्वल टू क्यू अपॉन V होता है। ठीक है, कैपेसिटर का धारिता का सूत्र ये होता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं इसमें, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे अधिक मात्रा में जब यहाँ पर आवेश चाहिए होगा तो मुझे इसमें से डीसी नहीं, मुझे इसमें एसी प्रवाहित करना होगा।
ठीक है, क्योंकि परिवर्तित एसी के कारण क्या होगा, यहाँ पर बड़े बड़े जो कंडेंसर होते हैं उनमें मुझे बहुत अधिक मात्रा में आवेश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसीलिए मैं उसको यहाँ पर उपयोग करूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो कंडेंसर के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर उसमें एक ऊर्जा प्राप्त होगी, हमारा जो ईएमएफ होगा वो होगा 1/2 CV²। ये सूत्र होगा मेरा यहाँ पर धारिता का। ठीक है, स्थिर विद्युत जो होती है मेरी, जो ये विद्युत क्षणिक मान के लिए जो मेरा विस्थापन विद्युत धारा है ना, उसका ये सूत्र है। ठीक है, जो क्षणिक मान के लिए विद्युत धारा उत्पन्न हुई है वो ये 1/2 CV² है, जहां पर ई तो हो गई मेरी विद्युत धारा, जो मेरा क्षणिक ये जो विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया, सी होगी मेरी धारिता, वी होगा मेरा वोल्टेज। ठीक है, तो इसीलिए देखिए अधिक मात्रा में जब यहाँ पर विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है तो हम यहाँ पर एसी करंट की अधिक मात्रा इसमें प्रवाहित करते हैं। परावैद्युत के कारण क्या होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है और यहाँ पर आवेश जमा हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम इसको हटाते, इसलिए कहा जाता है कि जो मरम्मत कार्य करते हैं ना, जो बड़े बड़े जो कंडेंसर होते हैं, उनको आपस में क्या कर लेना चाहिए, उनके जो सिरे होते हैं उनको आपस में यहाँ पर शॉर्ट, मोटे तार से शॉर्ट कर लेना चाहिए, ताकि जो विद्युत धारा उसमें इकट्ठा हुई है वो विसर्जित हो जाए। ठीक है, नहीं तो बहुत तेज झटका लग सकता है। ये तो डीसी था, नॉर्मल था, मैंने बताया था 90 वोल्ट्स स्टार्टिंग में, 90 वोल्ट से अधिक की विद्युत धारा अगर हमारे शरीर के आर पर होती है तो हमें तीव्र झटका लगता है। ठीक है, इसीलिए अगर मान लो 90 वोल्ट यहाँ पर अगर उत्पन्न हो गया तो फिर अपने को झटका लग सकता है। इसीलिए उन दोनों तारों को क्या किया जाता है, आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो जो धारा होती है वो विसर्जित हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। फिर हम उसका मरम्मत कार्य या उसमें जो भी उपयोग करना रहता है वो हम कर लेते हैं। पंखे या कंडेंसर जब हम खरीद के लाते हैं तो उसमें देखिए थोड़ी सी देर के लिए, या कि ना थोड़ी सी देर के लिए हम उसको स्विच में लगाते हैं और ऐसे एक दूसरे को मिलाते हैं तो चट की आवाज आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये आवेश एकत्रित हो चुका होता है उतनी ही देर में। ठीक है, कितनी ही देर में, थोड़ी सी मात्र 1 सेकंड के लिए भी आप अगर उसमें लगा दोगे तो उतनी ही देर में यहाँ पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा, तो पट की आवाज आती है। सोचिए बड़े बड़े जब कंडेंसर उपयोग किए जाते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, तो उनमें कितना आवेश उत्पन्न होता होगा। इसीलिए उन दोनों को क्या करते हैं, आपस में टच करते हैं, जिससे कि वो जो क्षणिक विद्युत में जो विस्थापन विद्युत धारा होती है वो विसर्जित हो सके। ठीक है, तो ये कंडेंसर मेरा इस प्रकार से कार्य यहाँ पर करता है। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कंडेंसर के बारे में और आगे। कैपेसिटर, कंडेंसर, संधारित्र के बारे में ये जानकारी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सूत्र आप याद रख लेना, E=1/2 CV²। जो विद्युत धारा यहाँ पर उत्पन्न होती है उसका ये सूत्र है विस्थापन विद्युत धारा का, या स्थिर विद्युत। क्या होता है ये, देखिए ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये पढ़ रहा हूँ स्थिर विद्युत। यहाँ विद्युत चलायमान नहीं है, क्योंकि ये आवेश के रूप में होती है, ये इकट्ठा होती है। ठीक है, एक प्रकार से डीसी होती है ना, कोई भी हम बैटरी अगर चार्ज करते हैं तो उसमें देखो वो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि उसमें आयन के रूप में होती है, धनायन ऋणायन, इसमें आवेश के रूप में होती है। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, उसको हम संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ये होते कितने प्रकार के हैं। देखिए जो कंडेंसर हमारे होते हैं वो मुख्य रूप से होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, मैं बता देता हूं आपको। और जब एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा, एक एग्जाम में आया था नियत मान का संधारित्र आया था कि वो कहां पर उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले होता है मेरा नियत मान संधारित्र। कौन सा होता है, नियत मान संधारित्र। ठीक है, नियत मान संधारित्र यानी बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर। दूसरा होता है मेरा समायोजनीय संधारित्र। ठीक है, तीसरा होता है मेरा परिवर्तनीय मान संधारित्र। देखिए यहाँ पे फिक्स का मतलब है, नियत मान संधारित्र का मतलब है कि इसका मान जो होता है बिल्कुल फिक्स होता है। कैसा होता है, फिक्स होता है, ना इसको हम बढ़ा सकते हैं ना इसको हम घटा सकते हैं। जैसे कि हम पंखे का जो हमारा कंडेंसर लेके आते हैं, इसका उपयोग घरेलू उपकरणों में किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। किसका, इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं उनमें करते हैं। ठीक है, यानी कि घर में जो पंखा हो गया, हमारा ट्यूबलाइट हो गया, ठीक है, कूलर हो गया, तो इनमें जो कंडेंसर हम उपयोग करते हैं ना, उसके ऊपर देखना आप ध्यान से, उसके ऊपर उसकी धारिता लिखी होती है माइक्रोफेरेड में कि ±5 माइक्रो या 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, माइक्रोफेरेड, प्लस माइनस भी डरा होता है कि ये थोड़ा सा +-1 या
नीचे या ऊपर भी कार्य कर सकता है। ठीक है, तो वो होता है नियतमान संधारित्र। दूसरा आएगा समायोजनीय संधारित्र। देखिए समायोजनीय संधारित्र का मतलब ये होता है कि इसकी जो धारिता होती है, इस संधारित्र की जो धारिता होती है उसको कम ज्यादा किया जा सकता है। किसके द्वारा? देखिए जो हमारे रिसीवर्स होते हैं ना, रेडियो रिसीवर्स होते हैं, ट्रांसमीटर्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, स्क्रू लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है उनमें? स्क्रू। तो पेचकस की सहायता से स्क्रू को कम ज्यादा करके उस कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर मान के चलिए 5 माइक्रोफेरेड का है वो, अगर उसको यहाँ पर ये अगर मैंने ये वाला मेरा संधारित्र लगाया हुआ है अगर उस इक्विपमेंट में या उपकरण में, तो उसको मैं यहाँ पर कम ज्यादा भी कर सकता हूँ, प्लस माइनस 4 माइक्रोफेरेड पे ला सकता हूँ, प्लस माइनस 6 माइक्रोफेरेड पर भी उसको मैं ला सकता हूँ। मतलब वो समायोजनीय मैं कर सकता हूँ। इसका उपयोग भी कहाँ किया जाता है? रिसीवर्स हो गए, जो हमारे ट्रांसमीटर्स हो गए। ठीक है, ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी कम ज्यादा करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो तीसरा हो गया मेरा परिवर्तनीय मान संधारित्र। देखिए ये बड़े उपयोगों में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसके मान को कम ज्यादा करने के लिए शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट को घुमाकर इसके संधारित्र की मान की कम ज्यादा किया जाता है। इसका उपयोग भी क्या है, बड़े बड़े उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, 3 प्रकार के संधारित्र हैं, ये आप नाम याद रख लीजिए किसका किस में उपयोग होता है। नियतमान संधारित्र का उपयोग हमारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं घरेलू उसमें किया जाता है। समायोजनीय संधारित्र का उपयोग जो हमारे रेडियो रिसीवर्स, देखिए रेडियो ये एग्जाम में आ चुका है, मुझे याद आ गया। देखिए रेडियो रिसीवर, ठीक है, रेडियो रिसीवर ये एग्जाम में आया, शायद एमपीपीजीसीएल की एग्जाम में आया था कि रेडियो रिसीवर में किस प्रकार का कैपेसिटर उपयोग किया जाता है, तो समायोजनीय कैपेसिटर या संधारित्र या कंडेंसर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा हो गया मेरा परिवर्तनीय मान संधारित्र। इसका उपयोग भी हम देखिए रेडियो जो रिसीवर होते हैं, हमारे जो ट्रांसमीटर होते हैं, जो क्या होते हैं, ट्रांसमीटर्स जो होते हैं, उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं परिवर्तनीय। देखिए वहां पे ट्रांसमिट का मतलब होता है जैसे आवाज की फ्रिक्वेंसी को कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पर ट्रांसमीटर्स में इन परिवर्ती मान संधारित्र का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, यह एक गेंग के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? गेंग संधारित्र भी बोलते हैं। ठीक है, गेंग संधारित्र। ठीक है, ये कहीं इकट्ठे कहीं 10 12 15 लगे होते हैं। आपने देखे होंगे जो प्लेट होती है उस प्लेट पे से बिल्डिंग बोलते हैं ना, बिल्डिंग बनी है, तो उसमें कैपेसिटर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? उसमें कैपेसिटर होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है, ट्रांसमीटर होते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें उसमें लगी हुई होती हैं। तो यहाँ पर देखिए रेडियो वगैरह में तो रेडियो ट्रांसमीट, ये वाला जो समायोजनी है ये भी ट्रांसमीटर में उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमीटर में उपयोग इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा उच्च सीमा और निम्न सीमा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है परिवर्तनीय मान संधारित्र। ठीक है, तो ये आपका संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं इसको आप जरूर नोट कर लें। नियतमान संधारित्र, समायोजनीय संधारित्र और परिवर्तनीय मान संधारित्र। तो ये हो गए हमारे संधारित्र के बारे में, हो गया थोड़ा सा नॉलेज। ठीक है, मैंने आपको और दो वीडियो हैं उनमें धारिता के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने संधारित्र किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी कार्यशैली क्या होती है, उसमें किस प्रकार की ऊर्जा या एनर्जी या इलेक्ट्रिक पैदा होती है वो कैसी होती है, ठीक है, उसके बारे में बता दिया। यहाँ पर देखिए कितने प्रकार के हमारे संधारित्र होते हैं, उनके मुख्य जो 3 प्रकार के होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। देखिए अब आते हैं हम यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है हमारी, वो होती है संधारित्र जो कैपेसिटर होते हैं उनकी श्रृंखला कैसे बनाई जाए, उनको किस प्रकार से जोड़ते हैं। यानी कि जैसे हमारा जो श्रेणी होता है और समांतर होता है, 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनको किससे जोड़ा जाता है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है, प्रतिरोधों का संयोजन बता दिया है, प्रेरकत्व का संयोजन बता दिया था। ठीक है, अब हम आते हैं संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, इनका संयोजन कैसे किया, श्रेणी में कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, और समांतर में इनका किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रतिरोध की बात करूं, ठीक है, प्रतिरोध हो गया, यहाँ पर प्रतिरोध लिख देता हूं मैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं प्रेरक, ठीक है, यानी इंडक्टर। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था इंडक्टर, यहाँ बात कर देता हूं मैं संधारित्र की। देखिए शॉर्ट में बता देता हूं, बिल्कुल ज्यादा डीपली घुसने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए प्रतिरोध जब मुझे ज्ञात करना होता है तो मैं ओम के नियम से ज्ञात करता हूं, V = IR होता है। ठीक है, अगर R का मान निकालना होता है तो V/I का उपयोग करता हूं। ठीक है, R
यहाँ पे इंडक्टर का मान अगर मुझे उपयोग करना है तो V अपॉन XL इजिकल टू यहाँ पर V अपॉन I इजिकल टू XL, ठीक है। लेकिन यहाँ पर C इजिकल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। ये सूत्र होते हैं इनके, ठीक है। इसको XL, ठीक है। ये मैंने पढ़ा, ये अपन ने पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे V की जगह E हो सकता है, I की जगह क्या हो सकता है, देखिए IRMS उपयोग करते हैं, यहाँ पर RMS वैल्यू उपयोग करते हैं। तो इन सूत्रों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर श्रेणी की बात कर लूं मैं, अगर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम से, देखिए इसी सूत्र में बताऊंगा मैं आपको, श्रेणी और समांतर। देखिए श्रेणी में, देखिए आपको ये पता है श्रेणी में धारा के मान का एक ही पथ होता है, ठीक है, एक ही पथ होता है। वोल्टेज यहाँ पर अलग अलग होती है श्रेणी में। समांतर में वोल्टेज समान होती है और धारा के अलग अलग मार्ग होता है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में पढ़ाया था मैंने। देखिए यहाँ पर अब श्रेणी में क्योंकि मेरी धारा समान होती है, ठीक है, मुझे धारा समान है, तो अब मुझे यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर V का मान निकालना पड़ेगा। तो VT इजिकल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो V इजिकल टू क्या होगा, IR होगा। धारा तो यहाँ पर क्या होती है, समान होती है, ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो VT इजिकल टू क्या होगा, V1 इजिकल टू क्या होगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ पर I कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर VT, मतलब यहाँ पर IR हो गया, क्या हो गया, IRT, ठीक है। I से I मेरा कटेगा, तो RT इजिकल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम में हो गया। इसी प्रकार सेम इसमें आएगा, ठीक है, इसी प्रकार सेम इसमें आएगा। कैसा आएगा, L इजिकल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। इसी में मान रखूंगा ना मैं, ठीक है, क्योंकि मेरा धारा यहाँ पर समान होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या होगा, V आएगा, V इजिकल टू XL I या फिर LI, L1 I, L2 I, L3 I, फिर L से L कट जाएगा, I से I कट जाएगा, तो L इजिकल टू ये बचेगा। यहाँ पर देखिए संधारित्र में सीधा सीधा उल्टा होता है। यहाँ पर श्रेणी क्रम, इसका श्रेणी क्रम ये हो गया प्रेरकत्व का, इसका श्रेणी क्रम ये हो गया। इसके श्रेणी क्रम में देखिए आप क्या आएगा, यहाँ पर 1/C इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये इसका श्रेणी क्रम संयोजन होगा। जो इन दोनों का पैरेलल संयोजन होता है वो इसका श्रेणी क्रम संयोजन होगा। क्यों होगा, देखिए क्योंकि यहाँ पर I बराबर I के जगह क्या है, Q है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए संधारित्र ये एक रेजिस्टेंस ही है मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा Q होगा, Q यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। Q क्या होगा, कांस्टेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि सीरीज सर्किट है इसीलिए, ठीक है। V क्या होगा, V यहाँ पर अलग अलग होगा, तो यहाँ पर V की वैल्यू निकालना है मुझे। V इजिकल टू Q अपॉन C होगा, ठीक है। V को यहाँ ले आऊंगा मैं, तो V1 इजिकल टू Q सेम है C1 प्लस Q अपॉन C2, ठीक है, प्लस Q अपॉन C3। तो Q से V इजिकल टू क्या है, Q अपॉन CT हो जाएगा। Q से Q तो पूरा कट जाएगा, C1 अपॉन C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसका सीरीज में आप देखना, सीरीज में कैसा होगा, मैं आपको इसका सीरीज भी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इसको सीरीज, ये सीरीज हो गया। समांतर में कैसा आएगा, देखिए C इजिकल टू Q अपॉन V होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समांतर में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है, क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है, धारा का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए धारा इजिकल टू निकालना पड़ेगा मुझे, यानी कि Q इजिकल टू CV होगा, ठीक है। वोल्टेज सेम है, धारिता सेम आएगी, तो यहाँ पर Q1 का मान क्या आएगा, देखिए Q1 इजिकल टू C1V, क्योंकि वोल्टेज तो सेम होता है समांतर में, प्लस C2V प्लस C3V। अब यहाँ पर देखिए Q का मान क्या है, CV इजिकल टू C1, यहाँ पे V कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V से V कटा, CT इजिकल टू क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि जो हमारे रेजिस्टेंस होता है और जो इंडक्टर होता है उनमें जो श्रेणी क्रम होता है वो इसके समांतर क्रम के हिसाब से होता है, ठीक है। देखिए अब आप समझ गए होंगे। देखिए जो इनका डायग्राम बनता है, डायग्राम बिल्कुल सेम ही बनता है, ठीक है, डायग्राम बिल्कुल सेम बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सीरीज, अगर मैं बात कर लूं सीरीज की, तो यहाँ पर 1/C इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। यहाँ पे समांतर में
समांतर में इसका सूत्र होगा C=C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं आप, क्योंकि रेजिस्टेंस जो रजिस्टिव सर्किट होता है और जो इंडक्टर सर्किट होता है वो हमेशा धारा का विरोध करता है, लेकिन ये धारा को बढ़ाता है। ठीक है, ये धारा को उन दोनों से अलग ही है कैपेसिटेंस का सर्किट। ठीक है, कैपेसिटर का सर्किट। तो ये सीरीज में हो गया। अगर मैं यहाँ पे प्रतिरोध की बात करूंगा तो प्रतिरोध में सीरीज में इस प्रकार से होता है। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पे सीरीज में 1 में है। ठीक है, तो सीधा प्रेरकत्व होता है और जो रेजिस्टेंस होता है उनके जो सीरीज और पैरेलल संयोजन होते हैं उनका सीधा ये उल्टा होता है। उसका सीरीज इसका पैरेलल, उसका पैरेलल इसका सीरीज होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनका संयोजन करा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक जो चीज हम पढ़ चुके हैं। देखिए प्रतिरोध के बारे में भी हमने वो चीज पढ़ ली है और प्रेरकत्व के बारे में वो चीज हमने पढ़ी है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ पढ़ा आपने, शुद्ध प्रेरकी परिपथ भी पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको जो मैं चीज बताने वाला हूं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर शुद्ध धारितीय प्रतिरोध की, परिपथ की, शुद्ध धारितीय परिपथ। ठीक है, शुद्ध धारितीय परिपथ। देखिए शुद्ध धारितीय परिपथ। ठीक है, यानी कि देखिए परिपथ, देखिए कंडेंसर का मतलब क्या होता है, धारा को, कैपेसिटर का मतलब होता है धारा को आगे बढ़ाना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर ही एक ऐसा सर्किट है, ऐसी युक्ति होती है जो धारा के मान को लीड करा देती है, यानी वोल्टेज को पीछे कर देती है, धारा को आगे बढ़ा देती है। ठीक है, देखिए शुद्ध धारितीय परिपथ का मतलब ये होता है कि सिर्फ उसमें कैपेसिटर ही संयोजित होता है। ठीक है, क्या होता है, कैपेसिटर ही संयोजित होता है, उसको बोलते हैं हम शुद्ध धारितीय परिपथ। किसी प्रकार का कोई भी अन्य उसमें प्रतिरोध नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, देखिए हमने आपको बताया ये धारा को आगे ले जाता है, वोल्टेज को पिछड़ देता है। इसका मतलब ये धारा को लीडिंग कराता है। क्या होता है, ये लीड कराता है। कैसे लीड कराता है, देखिए बताता हूं मैं आपको। देखिए ये मान ले कैपेसिटर की प्लेट ए है और बी है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको, देखिए एसी स्रोत से, यहाँ पर एसी स्रोत है, एसी स्रोत से इसको मैंने जोड़ दिया। ठीक है, कोई कंडेंसर है उसको मैंने डीसी से जोड़ा था, वहां बताया था मैंने आपको। तो डीसी से मैंने जोड़ के इसलिए बताया क्योंकि वो एक छोटे रूप में होती है। ठीक है, डीसी ज्यादा हाई रूप में नहीं होती है क्योंकि वो पल्सेंटिंग नहीं होती, और वहां चाहिए हमें परिवर्तीय क्या, विद्युत धारा। ठीक है, कैपेसिटर को मैंने, कैपेसिटर के बारे में मैंने एक चीज बताई थी जो वोल्टेज का विरोध करती है। ठीक है, देखिए प्रेरकत्व होता है जो, वो किसका विरोध करता है, धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। लेकिन कंडेंसर या कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज के मानों में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करता है। वो उससे लड़ता है और जीतता भी है, उसको पीछे कहीं छोड़ देता है, किसको, वोल्टेज को। इसमें धारा, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, धारा आगे निकल जाती है 90 डिग्री, किससे, वोल्टेज से। कैसे निकलती, देखिए जैसे ही मैं यहां पर, देखिए ये मैं ग्राफ बना देता हूं एक। ठीक है, जैसे ही, देखिए जैसे ही मैंने यहां पर एसी सर्किट से यहां पर स्विच को ऑन किया, ठीक है, स्विच को मैंने जैसे ही ऑन करूंगा मैं, तो क्या होगा, बहुत तीव्रता के साथ मेरी जो धारा होगी वो यहां पर आ जाएगी। क्या होगी, मेरी धारा, वोल्टेज तो अभी पता ही नहीं है वोल्टेज है कहां। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये आई है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले धारा इन प्लेटों को आवेशित करने के लिए बाहर निकलेगी, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागेंगे एकदम। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जाकर के इन दोनों पर यहां पर एकत्रित हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आधा धन चक्र पूरा कर लिया इसने। जब ये अपने अधिकतम मान पर पहुंच जाती है, धारा जो होती है अपने जब अधिकतम मान पे पहुंचती है, उसके बाद भाई साहब वोल्टेज यहां पर स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं, वोल्टेज यहां पर स्टार्ट होते हैं चलना। तो यहां पर ये क्या होता है, ये इससे 90 डिग्री क्या होता है, पिछड़ जाता है। 90 डिग्री वोल्टेज धारा से पिछड़ जाता है, क्योंकि देखिए धारा जो होती है, ठीक है, धारा बहुत पहले ही अपना शिखर मान को वो प्राप्त कर लेती है। जब आधे धन चक्र में जब धारा अपने अधिकतम मान पर पहुंचती है, उसके बाद जब ये ऋणात्मक आती है, जब ये ऋणात्मक चक्र में आती है, तब कहीं जाके वोल्टेज यहां पर स्टार्ट होता है आना। तो वोल्टेज इससे 90 डिग्री पिछड़ जाता है। ठीक है, बाद में स्टार्ट होता है। पहले कौन, हमारी धारा क्यों होती है,
क्योंकि यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से यहाँ पर इसमें भागते हैं इसके ऊपर इकट्ठा होने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये हो गया मेरा क्या, शुद्ध धारिती परिपथ जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसको हम देखिए जो हमारी ये धारिती परिपथ होता है उसको हम एक्स सी से डिनोट करते हैं। धारिती जो प्रतिरोध होता है, जो कुल मिला के इसकी परिभाषा इस प्रकार भी कह सकते हैं, जो वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। देखिए प्रेरकत्व क्या करता है, धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है, और धारिती परिपथ जो होता है वो क्या होता है, धारिता कैपेसिटर, वो वोल्टेज के मानों में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का प्रतिरोध है जिसको हम एक्स सी से दर्शाते हैं। ठीक है, एक्स सी से। अब इसे मान के चलिए मुझे धारा का या प्रतिरोध का मान निकालना है, यहाँ पर एक्स सी का मान निकालना, तो ओम का नियम V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए V की जगह V, I की जगह मैं RMS वैल्यू ही उपयोग करूंगा, VRMS, IRMS, और R की जगह मैं R उपयोग नहीं करूंगा, R की जगह मैं XC का उपयोग करूंगा। ठीक, किसका उपयोग करूंगा, XC का उपयोग करूंगा। ये हो गया। देखिए उसको हम करते हैं XL से प्रयोग, प्रेरकत्व को, प्रेरकी प्रतिघात को किससे उपयोग डिनोट करते हैं, XL से, धारिती प्रतिघात को XC से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या करता है, धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, ये वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, ये धारा का साथ देता है। यहाँ पर धारा 90 डिग्री हमारी लीड करती है। ठीक है, 90, ये वोल्टेज है, ये हमारी धारा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री धारा आगे निकल जाएगी, उसके बाद फिर वोल्टेज का यहाँ पर प्रचलन चालू होता है। तो ये हमारा हो गया क्या, शुद्ध धारिती परिपथ। देखिए अगर इसमें शक्ति की गणना करूं, किसकी गणना करूं, शक्ति की, तो शक्ति का सूत्र क्या होता है, क्या होता है पावर का, P इजिकल टू वी आई कोस फाई, ये होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए V इजिकल टू क्या होता है, V इजिकल टू आई आर होता है, तो P इजिकल टू V इजिकल टू क्या, आई आर रख दू यहाँ पर, इंटू आई कोस फाई, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर कोस फाई। अब चूंकि ये शुद्ध धारिती परिपथ है, इसलिए यहाँ पे R का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है ही नहीं है। ठीक है, P इजिकल टू जीरो, यानी कि शक्ति व्यय क्या हुआ, जीरो, क्योंकि इसमें भी देखिए, इसमें भी आधे धन चक्र में तो शक्ति यहाँ पर एकत्रित हो गई ना, हो गई एकत्रित, तो यहाँ पे देखिए, और दूसरे आधे चक्र में क्या होगा, ये शक्ति वापस छूट जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार से प्रेरकी प्रतिरोध में होता है। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी परिपथ शुद्ध नहीं होता है। कोई भी परिपथ क्या होता है, चाहे वो प्रेरकी परिपथ हो, चाहे वो कंडेंसर का परिपथ हो, वो शुद्ध नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में, या तो ये जो तार होते हैं इसका प्रतिरोध होता है, किसी ना किसी चीज का प्रतिरोध जरूर होता है। इसलिए कोई भी परिपथ, ये एक आभासी परिपथ के रूप में कह सकते हो आप, इनका कोई एक वजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी परिपथ एक यहाँ पर शुद्ध बिना प्रतिरोध के तो कोई परिपथ हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक नाम है कि शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर ये एक आभासी परिपथ है, वास्तविक परिपथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रतिरोध तो होता है। इसीलिए वोल्टेज का करंट से पिछड़ना या करंट का वोल्टेज से पिछड़ने का जो कोण होता है वो 90 डिग्री से थोड़ा बहुत कम ही होता है। ठीक है, वो प्योर 90 डिग्री नहीं होता, वो 89 पॉइंट कुछ डिग्री हो सकता है, 88 डिग्री हो सकता है। ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकता, कम ही होगा। तो कोई भी परिपथ शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रतिघात के बारे में। देखिए प्रेरकत्व मैंने पढ़ाया था, प्रेरकत्व के मैंने संयोजन पढ़ाए थे। ठीक है, शुद्ध प्रेरकी परिपथ पढ़ाया था, उसके बाद में मैंने प्रेरकी प्रतिघात पढ़ाया था। प्रेरकी प्रतिघात की तरह ही इसमें भी धारिती प्रतिघात होता है। क्या होता है, प्रतिघात तो होता है भाई। प्रतिघात का मतलब ये होता है कि कोई अगर उससे लड़ाई करने आ रहा है तो वो उसका उस पे प्रतिघात, उसका प्रत्युत्तर तो देगा। ठीक है, जो प्रेरकत्व होता है वो किस पे प्रतिघात करता है, करंट पे प्रतिघात करता है, करंट के मान में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिघात करता है। और यहाँ पे धारिती प्रतिघात क्या होता है, देखिए धारितीय प्रतिघात जो होता है वो वोल्टेज के मानों में परिवर्तन का करता है। यानी कि जो युक्ति होती है कंडेंसर, उसके द्वारा क्या, विद्युत धारा जो विद्युत धारा के जैसे हम बोल सकते हैं उसके फ्लो के लिए, ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको हम बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। या जो वोल्टेज के मानों में हो रहे परिवर्तनों का विरोध करता है, उसके वो जो बल होता है उसको हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात। देखिए प्रेरकी प्रतिघात मैंने पढ़ाया था, उसको एक्स एल से करते हैं, तो सूत्र क्या होता है 2 पाई एफ एल पढ़ाया था मैंने। ठीक है,
देखिए धारिती प्रतिघात क्या होता है, धारिती प्रतिघात को हम करते हैं एक्स सी से डिनोट। कैसे करते हैं, एक्स सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए एक्स सी इजिकल टू क्या होता है, एक्स सी इजिकल टू 1/2π/f(c). इसको आप नहीं भूलना, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है। धारिता को प्रतिघात, ठीक है, इसको ओम में ही नापते हैं। काय में नापते हैं हम, ओम। जितने प्रतिघात हैं इनको सबको ओम में ही नापा जाता है। देखिए एक्स सी जो होता है, एक्स सी मेरा क्या हो गया, धारिती प्रतिघात हो गया, ठीक है। जो विद्युत धारा, वहां विद्युत धारा के बहने में जो विद्युत धारा जो वोल्टेज का प्रतिरोध करती है, जो उसका अवरोध उत्पन्न करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, धारिती प्रतिघात कहते हैं। इसका सूत्र होता है एक्स सी इजिकल टू 1/2π/f(c). देखिए एक्स सी हो गया यहाँ पे क्या, धारिती प्रतिघात, ठीक है। 2 पाई हो गया उसका स्थिरांक, एफ हो गया फ्रीक्वेंसी और सी हो गया उसकी धारिता फेरेड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया मेरा धारिती प्रतिघात। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे मानिए मैंने आपको यहाँ पर कंडेंसर दे दिया, इसमें से अभी मैं क्या क्या प्रवाहित कर रहा हूँ, एसी प्रवाहित कर रहा हूँ। अगर इसमें से मैं डीसी प्रवाहित कर दूंगा तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस कैपेसिटर में से डीसी प्रवाहित करूंगा, देखिए ये जो प्रेरक, ये धारिती प्रतिघात है ना, इसका अस्तित्व कब तक रहता है, ये धारिती प्रतिघात का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक कि उस कैपेसिटर में से एसी प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है, एसी प्रवाहित हो रही है, जब तक कि इसका अस्तित्व रहेगा। जैसे ही मैं इसमें से डीसी प्रवाहित करूंगा ना, तो इसका जो रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस मतलब इसका प्रतिरोध, जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध हो जाएगा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका प्रतिरोध अनंत हो जाएगा और धारा का मान क्या हो जाएगा, धारा का मान यहाँ पर शून्य हो जाएगा। जब धारा का मान ही शून्य हो जाएगा तो यहाँ पर इसका प्रतिरोध करेगा कौन, प्रतिघात क्या है, धारिती प्रतिघात क्या है, वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध, क्योंकि धारा को उसको बढ़ाना है। जब धारा ही शून्य हो जाएगी तो प्रतिघात अपने आप ही शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें से मैं डीसी यहाँ पे प्रवाहित कर दूं तो, क्योंकि जब डीसी प्रवाहित होगी तो इस कंडेंसर का क्या होगा, प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। प्रतिरोध अनंत होगा तो धारा का मान तो वैसे ही शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको डीसी से नहीं जोड़ा जाता है, इसको एसी पर ही चलाया जाता है। तो ये हो गया मेरा धारितीय प्रतिघात। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा धारितीय प्रतिघात। आपने एक नाम सुना होगा प्रतिबाधा, नाम सुना है प्रतिबाधा का, ठीक है। प्रतिबाधा, देखिए प्रतिबाधा क्या है, प्रेरकी जो प्रतिघात है, क्या है, प्रेरकी प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात दोनों का निचोड़ है। क्या है, दोनों का निचोड़। प्रेरकीय क्यों प्रतिबाधा होती है, क्या होती है, प्रतिबाधा। देखिए प्रतिबाधा जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इसका नाम आपने सुना होगा प्रतिबाधा, जिसको हम दर्शाते हैं जेड से। किसे दर्शाते हैं, जेड, ठीक है। इसको हम दर्शाते जेड से। देखिए जो हमारा शुद्ध प्रेरकी परिपथ होता है, प्रेरकी प्रतिघात होता है, और जो शुद्ध धारितीय प्रतिघात होता है, ये एक आभासी, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या है, एक आभासी परिपथ है, ठीक है। वास्तव में ऐसे कोई परिपथ होते नहीं है। क्या होते हैं, वास्तव में ऐसे किसी प्रकार के कोई परिपथ नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए उसने जहां बोल दिया शुद्ध, तो मैंने आपको बताया शुद्ध तो कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं कोई कंडेंसर भी लेके आया हूं ना, तो उसमें जो तार दिया है ना, उस जो तार है या जो प्लेट है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रतिरोध होता ही होता है। तो देखिए प्रतिबाधा की परिभाषा हम ऐसे डिनोट करेंगे कि कोई भी ऐसी परिपथ, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रत्यावर्ती परिपथ जो धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों के लिए जो अवरोध दर्शाता है, कुल अवरोध, ठीक है। विद्युत धारा के लिए जो अवरोध, कुल अवरोध होता, कुल अवरोध प्रतिबाधा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिबाधा। धारा के मान में होने वाला कुल अवरोध क्या कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है। इसका सूत्र देखिए, इसको हम सूत्र को Z इजिकल टू अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। ये कैसे बनता है मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा याद रखना कि प्रतिबाधा को Z, इंपिडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं। Z इजिकल टू होता है अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC। देखिए यहाँ पर माइनस न लगा के मैं इस प्रकार का चिन्ह लगा देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ी राशि होगी उसको हम पहले रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सूत्र हो गया।
आभासी परिपथ होते हैं हमारे शुद्ध प्रेरकी परिपथ और शुद्ध धारिती परिपथ, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होता ही है। तो धारा के मान में कुल अवरोध जो होगा उसको हम प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पावर फैक्टर के बारे में। ये तो हो गया। देखिए पावर फैक्टर, पावर फैक्टर मैंने शायद थोड़ा सा पहले बताया है। पावर फैक्टर मैंने बताया था यूनिटी होता है, ठीक है, लैगिंग होता है, लीडिंग होता है। ठीक है, पावर फैक्टर क्या बोलते हैं उसको, पावर फैक्टर। देखिए धारा के मान में परिवर्तन पर डिपेंड करता है। ये धारा आगे चल रही है, पीछे चल रही है, लीडिंग चल रही है। देखिए पावर फैक्टर के बारे में थोड़ी सी मैं चीज आपको बता देता हूँ। 3 प्रकार का पावर फैक्टर होता है। एक होता है मेरा कौन सा, लीडिंग, इंग्लिश में लिख रहा हूँ लीडिंग पावर फैक्टर। दूसरा होता है मेरा लेगिंग पावर फैक्टर, क्या, लेगिंग। और तीसरा होता है यूनिटी। ठीक है, कौन सा होता है, यूनिटी। देखिए लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब यह होता है जहां पर वोल्टेज पीछे हो, धारा का मान आगे चल रहा हो। ठीक है, वोल्टेज यहां पर कैसी हो, पीछे हो, धारा का मान आगे चल रहा हो। लेगिंग का मतलब यह होता है जहां पर वोल्टेज का मान आगे हो, ठीक है, और धारा मेरी पीछे चल रही हो। यूनिटी का मतलब यह होता है कि दोनों ही एक समान हो, वोल्टेज और धारा, यानी कि इन फेज में हो, इनके बीच में किसी प्रकार का कोई कोण नहीं होता है। ये भी एक प्रकार का आभासी परिपथ होता है, मैं बताऊंगा आगे। देखिए लेगिंग, लीडिंग और लेगिंग 2 प्रकार के पावर फैक्टर होते हैं। यूनिटी का मतलब होता है 1, जहां पावर फैक्टर 1 होता है उसको बोलते हैं यूनिटी। पावर फैक्टर 1 का मतलब क्या होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, और लेगिंग, देखिए यहाँ पर लेगिंग मतलब यानी 1 से कम होगा जहां पर, ठीक है, 1 से, यहाँ पर जहां पर 1 से कम होता है वहां पर क्या होता है, लेगिंग पावर फैक्टर। जहां पर 0.9 या 1 हो, ठीक है, या 0.9 के आसपास, उसको हम लीडिंग पावर फैक्टर यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, चलिए पावर फैक्टर को हम कैसे निकालते हैं इसका सूत्र देख लेते हैं। ये तो हो गया लीडिंग, लीडिंग हो गया, लेगिंग हो गया और यूनिटी पावर फैक्टर हो गया। देखिए इसका सूत्र होता है पावर फैक्टर का, देखिए क्या होता है, पावर फैक्टर को पीएफ, ठीक, इसकी कोई इकाई नहीं होती पावर फैक्टर की, क्योंकि ये एक अनुपात होता है किसका, देखिए वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति बटे में आभासी शक्ति, आभासी शक्ति का शक्ति इक्वल टू होता है पावर फैक्टर। देखिए वास्तविक शक्ति यानी पी वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, जहां पर कोस फाई यानी कि कोई ना कोई वहां पर थीटा कोण, वहां पर फाई कोण बनता है। ठीक है, आभासी शक्ति यानी कि यहां पर वी आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। पी एफ इजिकल टू मेरा बच्चा क्या, कोस फाई। ठीक है, पावर फैक्टर को इस सूत्र के द्वारा यहां पर निकाला जाता है। अब यहां पर डिपेंड करेगा कोस फाई का मान 1 है, 0.8 है, 0.9 है, वो लीडिंग और लेगिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति का सूत्र होता है। पावर फैक्टर को वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। तो पावर फैक्टर के बारे में इससे आपको समझ में आ गई। लीडिंग, लेगिंग और यूनिटी कब होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, लीडिंग कब होता है और लेगिंग कब होता है। देखिए यहां पर देखिए पावर फैक्टर को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज वगैरह में चक्की के जो कनेक्शंस होते हैं, जो बड़े बड़े हाई पावर कनेक्शन होते हैं, उनमें पावर फैक्टर को यहाँ पर बिल्कुल यूनिटी में रखना बहुत जरूरी होता है। देखिए पावर फैक्टर जब मेरा लेगिंग, देखिए लीडिंग कब करेगा, जब मेरा जो धारती प्रतिघात है, क्या है, धारती प्रतिघात प्रेरकी प्रतिघात से बड़ा होगा। ठीक है, धारती प्रतिघात प्रेरकी प्रतिघात से बड़ा होगा, तब यहां पर लीड करेगा, क्योंकि यहां पर करंट का मान क्या होगा, यहां पे धारा का मान आगे होगा, वोल्टेज का मान यहां पर पीछे होगा। ठीक है, लेगिंग, देखिए लेगिंग कब करेगा, जब XC यानी कि धारिती प्रतिघात, क्या है ये, धारितीय प्रतिघात, और ये प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, जब धारिती प्रतिघात का मान कम होगा किससे, प्रेरकीय प्रतिघात से। ठीक है, धारिती प्रतिघात और लीड, और जब यूनिटी कब होगा, देखिए यूनिटी जब धारिती प्रतिघात और प्रेरकी प्रतिघात दोनों बराबर होंगे, तब क्या होगा,
देखिए ये यहाँ पर वोल्टेज हाई पे होगा, यहाँ पर दोनों जब इन फेज में होंगे, ठीक है, दोनों जब इन फेज में होंगे तब वहां पर पावर फैक्टर यूनिटी यानी कि 1 होगा, ठीक है। तो लीडिंग, लैगिंग, यूनिटी ये 3 प्रकार के होते हैं। जब धारिती प्रतिघात का मान प्रेरकी प्रतिघात से अधिक हो तो यहाँ पर जब धारा लीड कर रही हो तो वहां पर लीडिंग पावर फैक्टर कहलाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अग्रगामी, मैंने इसके बारे में पहले बताया था, पश्चगामी, और ये इकाई, ठीक है। लैगिंग कब होगा? जब धारितीय प्रतिघात है वो प्रेरकी प्रतिघात से कम होगा, तब यहाँ पर क्या होगा? लैगिंग होगा। यूनिटी कब होगा? जब धारितीय प्रतिघात प्रेरकी प्रतिघात दोनों आपस में बराबर होंगे, वहां पर ये यूनिटी होगा या इन फेज में होंगे। तो पावर फैक्टर के बारे में ये चीज आपको अधिक जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए पावर फैक्टर का मान, इसका जो गुणक है, पावर फैक्टर का गुणक है, मल्टीप्लायर है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। लॉस वगैरह भी इससे कम होते हैं, इसलिए पावर फैक्टर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। यहाँ पर मैंने बात की थी बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, ये जो कंपनीज होती हैं, उनमें पावर फैक्टर का मान हमें यहाँ पर अधिक रखना पड़ता है, यूनिटी रखना पड़ता है। उसके लिए हम क्या उपाय करेंगे? देखिए, उसके लिए हम ये उपाय कर सकते हैं कि लाइन के जो हमारा जो लोड है उसके समांतर में हम यहाँ पर कंडेंसर लगा दें, कैपेसिटर लगा दें। क्यों लगा दें कैपेसिटर? क्योंकि जितने भी वहां पर उसमें लगे होंगे क्या, इंडक्टिव सर्किट लगे होंगे। इंडक्टिव सर्किट क्या करता है? वोल्टेज को आगे करता है, ठीक है, धारा को पीछे करता है। तो जब मैं कंडेंसर लगा दूंगा, वहां पे कैपेसिटर लगा दूंगा, तो वो उस प्रेरकी प्रतिघात के मान को क्या करेगा? एक्ससी निराकृत कर देगा। क्या कर देगा? निराकृत कर देगा, और उसको लीडिंग ले आएगा, किसको? करंट को, जिससे पावर फैक्टर का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अल्टरनेटर, आप याद रखना, बड़े बड़े अति उच्च सिंक्रोनस मोटर प्रयोग की जाती है। क्या प्रयोग की जाती है? सिंक्रोनस मोटर्स भी प्रयोग की जाती है पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए, लाइन के समांतर चलाते। ये एग्जाम में 101% पूछी जाना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? तुल्यकालिक मोटर। अति उच्च तुल्यकालिक मोटर भी प्रयोग की जाती है। पावर फैक्टर के मान को स्थिर करने के लिए तुल्यकालिक मोटर भी प्रयोग की जाती है। लोड के समांतर तुल्यकालिक मोटरों को चलाया जाता है, जिससे कि पावर फैक्टर का मान स्थिर बना रहे या यूनिटी बना रहे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जानकारी होना जरूरी था आपको कि तुल्यकालिक मोटर भी उपयोग की जाती है। वो सिंक्रोनस मोटर के बारे में पूरा चैप्टर है, वो चैप्टर हम आगे जहां मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम तुल्यकालिक मोटरों के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ परिपथों के बारे में। देखिए, जैसे प्रेरकी प्रतिरोधों का संयोजन बताया मैंने आपको, ठीक है, और धारिती प्रतिरोधों का संयोजन बताया, और प्रतिरोध का संयोजन बताया। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, जो हमारे ये जो प्रतिघात वाले जो प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, परिपथ होते हैं, वो भी श्रेणी और समांतर प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसको नाम दिया गया है एसी परिपथ के संयोजन, ठीक है, एसी परिपथ संयोजन, यानी कि जो XL XC जो ये होते हैं हमारे RLC, आपने नाम सुना होगा, RL परिपथ, ठीक है, RC परिपथ और RLC परिपथ, ठीक है। या इस प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें श्रेणी एसी परिपथों का श्रेणी संयोजन, ठीक है। जो एसी परिपथ होते हैं, जो प्रतिबाधा, जिसमें कैपेसिटर भी होता है, यानी कि विरोध के रूप में होता है, उन सबका निचोड़ कहलाता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर एसी परिपथों का श्रेणी संयोजन। कौन संयोजन? श्रेणी संयोजन। देखिए, जो हमारे प्रेरक होते हैं, जो हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं, प्रेरक होते हैं और कैपेसिटर होते हैं, इन तीनों को भी श्रेणी और समांतर में जोड़ते हैं। तो किस प्रकार जोड़ते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, श्रेणी संयोजन में क्या होता है, या इसको बोलते हैं हम पहले हम पढ़ लेते हैं RL परिपथ। कौन सा परिपथ? RL परिपथ। इसका मतलब ये होता है, जिस परिपथ में प्रेरकत्व और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं क्या? RL परिपथ। यानी कि इसमें रेजिस्टेंस जुड़ा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ा होगा? प्रेरकत्व। ये इस प्रकार से प्रेरकत्व यहाँ पर जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर हम एसी सप्लाई इसको यहाँ से देते हैं, ठीक है। तो देखिए, जिसमें R यानी रेजिस्टेंस, L यानी प्रेरक
जुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं हम आर एल परिपथ। देखिए जहां पर एल परिपथ, जहां पर कंडक्ट, यहां पर प्रेरक प्रेरक होगा तो प्रेरकत्व होगा, और प्रेरकत्व क्या होता है, धारा में होने वाले मान का विरोध ही करता है। जहां पे ये लग गया इसका मतलब समझ लीजिए आप कि वो धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, तो इसमें इस परिपथ में भी क्या होता है, इस परिपथ में क्या होता है, इस परिपथ में धारा जो होती है वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी ही होती है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया था कि इसमें प्रतिरोध भी है, प्रतिरोध नहीं भी होता तो यहाँ पर देखिए धारा क्या होती, मेरी पश्चगामी ही होती। क्या होती, धारा मेरी पश्चगामी ही होती। ठीक है, तो ये होता है आर एल परिपथ। इसका जो सूत्र होता है देखिए, इसको हम Z, देखिए जो हमारे ये आर एल परिपथ में जो प्रतिबाधा होती है उसको हम Z से डिनोट करते हैं, बताया था प्रतिबाधा का सूत्र। ठीक है, तो देखिए Z इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट बता दे रहा हूं मैं, अंडर रूट में होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एल स्क्वायर, Z प्रतिबाधा इज इक्वल टू, ठीक है, आर एल परिपथ में Z इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल, ये हो गया मेरा प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का प्रतिघात हो गया, ये मेरा होगा प्रेरकी प्रतिघात हो गया। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करके इनका वर्ग को योग करके इनका वर्ग निकालते हैं, तब जाके हमें यहाँ पर जो प्रेरकी और जो प्रेरकी प्रतिघात और जो हमारा प्रतिरोधी प्रतिघात होता है उसकी प्रतिबाधा का मान यहाँ पर निकल आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है किस परिपथ में, श्रेणी संयोजन के आर एल परिपथ। अब हम बात कर लेते हैं आरसी परिपथ के बारे में। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं आरसी परिपथ। ठीक है, आरसी परिपथ। अच्छा, इसमें प्रतिरोध दिया है तो इसमें शक्ति का क्या होगा, शक्ति P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है वी आई कोस फाई। ठीक है, अब देखिए V इक्वल टू क्या होता है, आई आर इंटू आई कोस फाई। ठीक है, P इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए R का मान दिया है इसीलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर एल परिपथ है। ठीक है, आर एल परिपथ है तो देखिए कोस फाई इक्वल टू क्या होता है, जो मेरा शक्ति गुणक होता है, ये क्या है, शक्ति गुणक है, पावर फैक्टर। ठीक है, इसका मान होता है R बाय Z होता है। ठीक है, R क्योंकि देखिए प्रतिरोध पर डिपेंड करता है यहाँ पर क्या, शक्ति गुणक। कोस फाई क्या होता है, शक्ति गुणक होता है, इसीलिए शक्ति गुणक का मान देखिए यहाँ पर आर एल परिपथ है तो यहाँ पर पश्चगामी होगी धारा का मान। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर, या V इंटू आई डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, पावर फैक्टर का मान। ठीक है, तो ये है शक्ति गुणक। अब इसमें हम थोड़ा आरसी परिपथ के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए आर एल परिपथ हो गया, यहाँ पर अब मैं पढ़ूंगा आरसी परिपथ के बारे में। ठीक है, कौन सा परिपथ, आरसी, यानी कि जिसमें प्रतिरोध के साथ में कैपेसिटर का संयोजन किया जाता है। देखिए प्रतिरोध के साथ में कैपेसिटर का संयोजन जहां पर किया जाता है उसको बोलते हैं हम क्या, आरसी परिपथ। क्या बोलते हैं, आरसी परिपथ। देखिए यहाँ पर देखिए अब कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर का मतलब मैंने आपको बताया था कंडेंसर जहां पे लग गया वहां पे धारा क्या हो जाती है, अग्रगामी हो जाती है। क्या हो जाती है, अग्रगामी हो जाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस और जो कैपेसिटर है इसका मैं इसकी परिभाषा दूं तो किस प्रकार दूंगा कि जो वोल्टेज के मानों में होने वाले जो परिवर्तन है उसका कुल प्रतिरोध प्रतिबाधा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रतिबाधा Z क्या कहलाती है, आरसी परिपथ कहलाता है, जिसमें वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध क्या करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो हमारी वोल्टेज होती है वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी हो जाती है। ठीक है, 90 डिग्री पश्चगामी हो जाती है, धारा आगे निकल जाती है, वोल्टेज यहाँ पर पीछे रह जाती है। तो ये वोल्टेज के मानों में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है आरसी परिपथ में। ठीक है, कंडेंसर लग गया इसलिए। तो यहाँ पर देखिए अब इसका हम किस सूत्र के द्वारा याद कर सकते हैं, Z इज इक्वल टू, देखिए वहां पर जो मेरा आर एल परिपथ था उसका सूत्र था अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। इसका सूत्र होगा अंडर रूट में आर स्क्वायर तो होगा क्योंकि रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और एक्स सी स्क्वायर, बस इतना। ठीक है, इतना यहाँ पर होगा, और शक्ति का वही होगा V इंटू आई। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, आरसी में V इंटू आई शक्ति व्यय यहाँ पर होगा ही होगा। ठीक है, तो आरसी परिपथ में इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ जानने की हमें आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये समझ लीजिए आप कि यहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों अल्टरनेटिंग करंट से जुड़े होते हैं या प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति जुड़े होते हैं। इनके द्वारा वोल्टेज के मानों में होने वाले परिवर्तन का टोटल प्रतिरोध किया जाता है। इसका सूत्र जो कुल प्रतिबाधा निकालते हैं हम इन दोनों की, वो निकालते हैं Z इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं आरएलसी परिपथ।
एक मैंने बताया था आरएल परिपथ, एक बताया था आरसी परिपथ और एक आरएलसी परिपथ, जिसमें ये तीनों ही विद्यमान होते हैं। कौन कौन से तीनों विद्यमान होते हैं? आरएलसी में तीनों ही विद्यमान होते हैं। आरएलसी परिपथ श्रेणी की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, जिसमें प्रतिरोध, प्रेरकत्व तथा कंडेंसर या कैपेसिटर तीनों ही विद्यमान होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आरएलसी परिपथ। देखिए, आरएलसी परिपथ की एक छोटी सी परिभाषा सिर्फ एक ही आप समझ लीजिए। इसका मतलब होता है जहां पर XL बराबर XC, यानी प्रेरकी प्रतिघात और कैपेसिटिव प्रतिघात, जो संधारित्र जो धारिता का प्रतिघात होता है, धारिती प्रतिघात, दोनों इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इक्वल। क्योंकि देखिए, कंडेंस ये जो प्रेरकत्व है ये क्या करता है? ये क्या करता है? वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, ठीक है। लेकिन जस्ट उसके बाद में कंडेंसर लगा है तो ये धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, ये वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तन को विरोध करता है। तो ये इसके प्रभाव को ये निराकृत कर देता है और XL इजिकल टू XC होता है, ये XC हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब ये स्थिति रेजोनेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेजोनेंस। यहां पर पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है। क्या होता है? यूनिटी होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेरकी प्रतिघात और धारिती प्रतिघात दोनों बराबर हो जाते हैं। उस स्थिति को हम कहते हैं रेजोनेंस। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि रेजोनेंस की स्थिति का वर्णन कीजिए। रेजोनेंस किसकी स्थिति है? XL इजिकल टू XC। XL यहाँ पर छोटे बड़े का निशान दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको XL यानी प्रेरकी प्रतिघात, हिंदी में भी अगर आपसे पूछ ले तो हिंदी में भी आपको बताना है प्रेरकी प्रतिघात और धारिती प्रतिघात का मान जहां पर बराबर हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वहां पर रेजोनेंस की स्थिति बोलते हैं, जो कि आरएलसी परिपथ में ही संभव होता है। देखिए, हमारे घरों में आरएलसी तीनों प्रकार के परिपथ पाए जाते हैं। देखिए, आर यानी कि जो हमारा बल्ब होता है वो आर परिपथ हो गया। एल प्रेरकत्व यानी कि जो पंखा हो गया हमारा, ठीक है, कूलर हो गया जिसमें वाइंडिंग की जाती है, वो हमारा एल परिपथ हो गया। कंडेंसर भी हम उनमें लगाते हैं, तो इसीलिए पावर फैक्टर का मान लगभग 0.8, 0.9 या 1 के समथिंग ही होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रेरकी प्रतिघात और धारिती प्रतिघात दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, ठीक है, लड़ते नहीं है, दोनों आपस में यहाँ पर सेम हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों का मान जहां पर इक्वल टू में होता है वहां पर हमारा जो आरएलसी परिपथ होता है और वहां पर पावर फैक्टर का मान यूनिटी हो जाता है। यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है। अब देखिए, इसका हम सूत्र कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र ज्ञात करने के लिए देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ पर देखिए, टोटल जो प्रतिबाधा होगी Z इक्वल टू अंडर रूट में, देखिए आर स्क्वायर तो अपनी जगह पे स्थिर है, ठीक है, ये तो इन फेज में होता है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं रहती, इसीलिए इसको आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस जहां पर मैं XC और XL स्क्वायर का मान रख रहा था उसकी जगह पर यहाँ पर देखिए कोष्टक में क्या होगा, XL माइनस नहीं होगा, यहाँ पर एक ऐसा निशान बना दिया जाएगा, यानी कि जो बड़ी राशि होगी वो पहले रख सकते हैं हम, XC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा Z इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में XL माइनस XC स्क्वायर। यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह इसलिए लगाया है कि जो राशि XC का मान बड़ा होगा तो उसको हम पहले रख देंगे और XL का मान छोटा होगा तो उसको यहाँ पर रख देंगे, जो कि माइनस में यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं आती है, प्रतिबाधा की वैल्यू माइनस में नहीं आती है, प्लस में ही आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर अगर मान लो मेरी वैल्यू XC की 5 दे दी, XL के मान लो 4 दे दी, तो यहाँ 5 नहीं रखूंगा, 5 को मैं फिर XC माइनस XL कर दूंगा, ठीक है, या फिर अगर इसकी वैल्यू बड़ी दे दी तो XL माइनस XC कर दूंगा, ठीक है। ये सूत्र है, इस सूत्र में अगर ऐसा भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये हमारा जो होता है आरएलसी परिपथ में प्रतिबाधा निकालने का सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट में XL माइनस प्लस XC इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एसी परिपथ में श्रेणी संयोजन में आरएल परिपथ, आरसी परिपथ और आरएलसी परिपथ का संयोजन होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें आपको याद करनी है। तो ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर हमारा जो चैप्टर होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत का जो चैप्टर होता है वो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होंगे, जो मेन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं कई प्रकार के इसमें से क्वेश्चन निकाल करके जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमें पढ़ने योग्य हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं पिछली कई एग्जाम में और जो पूछे जा सकते हैं, उन सभी का एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो अब ये आप चैप्टर जो 3 पार्ट मैंने इसके बनाए हैं, इन तीनों पार्टों को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और जो क्वेश्चन आंसर मैं बनाऊंगा उसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, जिससे कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ, आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में कृष्णा द इलेक्ट्रीशियन में।
इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप इस पे कमेंट्स जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री